आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। तो जिस तरह से अब कुछ ही महीने बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसको लेकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगातार रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन 29 सीटें हैं लोकसभा की और इसको लेकर यहां पर दोनों पार्टियों की तरफ से रणनीति तैयार की जा रही है। प्रत्याशी भी घोषित कर दिए गए, बीजेपी की तरफ से पूरे के पूरे और कांग्रेस की तरफ से 10 प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। लेकिन अब यहां पर एक सोशल इंजीनियरिंग की बात सामने आ रही है। सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग सामने आ रहा है। जिस तरह से अगर बात करें हम कि राजनीति में नए प्रयोग करने के लिए बीजेपी तैयार है। लोकसभा चुनाव के लिए टिकटों के वितरण में साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल पीएम मोदी के नेतृत्व में पार्टी कभी वंचित कहे जाने वाले वर्ग को राजनीति में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की शुरुआत कर रही है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित 10 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने रणनीति के तहत वंचित वर्ग की 4 महिलाओं को टिकट देकर एक तीर से 2 निशाने साध लिए हैं। एक तो लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण के अपनी नीति को आगे बढ़ाया है, वहीं दूसरी तरफ कभी ब्राह्मण बनियों की पार्टी से अलग हटकर अब पार्टी वंचित वर्ग को भी पर्याप्त मौका देकर विपक्ष के आरोपों को करारा जवाब दे रही है। पार्टी ने अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित 4 में 1 तो अनुसूचित जनजाति की 6 में 3 सीट पर महिलाओं को उतारा है। इनमें रतलाम से अनीता नागर सिंह चौहान, धार से सावित्री ठाकुर और शहडोल से हिमाद्री सिंह को प्रत्याशी बना है। इसी तरह अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सुरक्षित 4 में 1 संसदीय सीट भिंड से संध्या राय प्रत्याशी बनाई गई है। वहीं वर्तमान में इसी सीट से सांसद है। बीजेपी भले ही जाति जनगणना का विरोध करे, लेकिन चुनाव में उसे जातियों का इस्तेमाल करना बखूबी आता है। सामाजिक विज्ञान या राजनीतिक विज्ञान की किताबों में से सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है, तो बीजेपी ने एमपी में भी सोशल इंजीनियरिंग की। सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारते वक्त उनकी जाति और उनके वोट का ध्यान रखा। 33% महिला आरक्षण का दाव संसद में चला ही जा चुका है। राजनीति के इन अचूक प्रयोगों के कारण ही अब बीजेपी प्रदेश के सभी 29 लोकसभा के साथ ही अपने वोट बैंक को 10% तक बढ़ाने का दावा कर रही है। तो वहीं कांग्रेस ने अभी तक घोषित 10 प्रत्याशियों में एक भी महिला को उम्मीदवार नहीं बनाकर मौका तो दे ही दिया है। हालांकि अभी 19 और सीटों की घोषणा होनी है, लेकिन इतना तो तय है कि दलितों और वंचितों को राजनीतिक हिस्सेदारी में शुमार कर पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में बीजेपी ने जो माहौल तैयार किया है, उसकी गूंज देर तक और दूर तक जरूर सुनाई देगी। तो सोशल इंजीनियरिंग को लेकर यहां पर एक रणनीति अपनाई जा रही है, जिसमें सागर में संत रविदास का मंदिर बनाने की शुरुआत करते हुए बीजेपी की सरकार और संगठन ने जो संकेत दिए थे, वो लोकसभा चुनाव के लिए टिकटों के वितरण में साफ दिखाई दे रही है। दरअसल पीएम मोदी के नेतृत्व में पार्टी कभी वंचित कहे जाने वाले वर्ग को राजनीति में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की शुरुआत कर रही है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 10 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने रणनीति के तहत वंचित वर्ग की 4 महिलाओं को टिकट देकर एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनका मैं आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं वंदना त्रिपाठी जी, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से, राहुल सिंह राठौर, कार्यकारी जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस भोपाल से, और सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे चर्चा कि जिस तरह से अब बस कुछ ही समय बाकी है, लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों में ऐसा लगता है यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो रणनीति बनाने के लिए दोनों पार्टी यहाँ पर एकजुट है और दोनों पार्टी यहाँ पर रणनीति बना रही है। लेकिन बीजेपी की अब सोशल इंजीनियरिंग की यहाँ पर एक रणनीति कुछ एक अलग तरह से सामने यहाँ पर आ रही। देखना होगा क्या कुछ इसका असर होगा। लेकिन जिस तरह से सागर में संत रविदास मंदिर बनाने की शुरुआत हुई है और लगातार जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो आरोप लगाती ही रहती है बीजेपी पर, जिस तरह से दलितों विरोधी को लेकर, आदिवासी विरोधी को लेकर। लेकिन सबका साथ सबका विकास जो मोदी का नारा है, क्या इस बार लोकसभा चुनाव में यह खास तौर से कारगर रणनीति के तहत बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग के तहत आगे बढ़ रही है? भागीरथ जी, आपने सोशल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं बीजेपी देखिए सब वर्ग को साथ लेके चल रही। 29 सीट जो है मध्य प्रदेश के लोकसभा के वो उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। 6 महिलाएं हैं, उसमें से दलित महिला भी हैं। तो किस तरह से सारे वर्ग को, सारे जातिगत समीकरण को साध के बीजेपी चल रही है, आगे बढ़ के चल रही है। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो अभी 10 उम्मीदवार के नाम घोषित हुए, उसमें महिला एक भी नहीं है। तो किस तरह का मैसेज जाता? और जहां तक सोशल इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग की बात है तो भागीरथ जी आपको मैं बताऊं, ये जो टर्म है ये कांग्रेस के समय 2003 में इसका चलन हुआ था, जब मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, उस समय चुनाव था, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर लगभग 10 साल तक रहे थे। तब उस समय 2003 के विधानसभा चुनाव में ये टर्म आया था, सोशल इंजीनियरिंग का टर्म आया था, क्योंकि दलित एजेंडा भी लागू किया था मुख्यमंत्री, उस समय जो मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह ने। लेकिन उस समय ये काम नहीं कर रहा था, ना तो दलित एजेंडा ने काम किया था, ना सोशल इंजीनियरिंग चला था। 2003 में करारी हार हुई थी कांग्रेस की। लेकिन अगर बीजेपी के अभी इन दिनों की बात करें तो आप देखिए लगातार जिस तरह से बीजेपी सबको साध के लेके चल रही, खास करके महिला वर्ग को। और मध्य प्रदेश की हम बात करें तो देखिए विधानसभा जब चुनाव थे 2023 में, तो लाडली बहना योजना ने बहुत काम किया था। और अब अगर हम बात करें तो अब तो जो है मोदी की गारंटी है, राम मंदिर का मुद्दा है, आर्टिकल 370 का मुद्दा है, अब सीए का है, वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा है। तो इस तरह के जो उनके बीजेपी के मैनिफेस्टो में हम लगातार कई सालों से देखते आ रहे हैं, वो सारी चीजें इंक्लूडेड है। तो ये जो सारी घोषणाएं हैं, ये सारी जो रणनीति है, ये कारगर साबित होगी नहीं होगी। चलिए हमारे साथ वंदना जी, उनसे पूछ लेते क्या लग रहा है ये कितनी कारगर होंगी ये सारी जो घोषणाएं हैं, जिस तरह से बीजेपी सब वर्ग को साध के लेके चल रही, क्या लग रहा है इस बार के लोकसभा में इसका कितना असर देखने को मिलेगा? जी नमस्कार मुक्ता जी, नमस्कार भागीरथ जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक ही मूल मंत्र रहा है, सबका साथ सबका विकास। आपने देखा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हर सभा में ये कहते रहे हैं कि हम हमेशा सबका साथ और सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास वाली पार्टी है। मोदी जी जो गारंटी देते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, उन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया। धारा 370 हटाएंगे, धारा 370 हटी, सीएए लगा। और आपने देखा किस प्रकार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे अधिनियम जो कांग्रेस की सरकार से पेंडिंग थे, उन्हें लेकर आए। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में सबका साथ सबका विकास तो रहता ही है, पर हाँ अवश्य नारी को अधिक सम्मान देने की कोशिश हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है। और ये सोशल इंजीनियरिंग जैसे जो शब्द है, ये कांग्रेस पार्टी के शब्द है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ के नाम पर राजनीति करी है। हमने कभी भी इस तरह की चीज़ों को राजनीति का विषय नहीं बनाया है। हमने विकास के मॉडल पे, विकास के एजेंडे पे अपने चुनाव लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि जो गारंटियां उन्होंने दी हैं वो अवश्य पूरी होंगी। और आप एक चीज़ और देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सूची में आपने देखा कि किस प्रकार से महिला प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाकर घोषित किया गया। वहीं जब आप कांग्रेस के 10 प्रत्याशियों की सूची देखेंगे तो एक भी महिला को सम्मान नहीं दे पाई कांग्रेस पार्टी। यही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने नूरी खान जी के साथ क्या किया सब जानते हैं। तो कांग्रेस पार्टी नारी सम्मान कभी कर ही नहीं सकती। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे जो अधिनियम थे, इसीलिए कांग्रेस पार्टी नहीं लेकर आई थी, क्योंकि वो चाहती ही नहीं थी कि महिलाएं राजनीति में प्रतिनिधित्व करें। वो ये चाहते थे कि बस पुरुष प्रधान समाज रहे। आज आप देखिए इनके सारे जितने आला कमान हैं वो सब पुरुष हैं। इनके जितने सांसद के कैंडिडेट डिक्लेयर हुए मध्य प्रदेश में वो सब पुरुष हैं। तो पुरुष प्रधान समाज वाली जो एक विकृत मानसिकता है उसको लेकर आगे बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए, सबका साथ सबका विकास, चाहे वो नारी शक्ति हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वरिष्ठ जन हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, सबका साथ सबका विकास का एजेंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उतरेगी और 29 के 29 कमल खिलाकर रहेगी। जी भागीरथ जी। जी राहुल जी, आपने सुना होगा जिस तरह से वंदना जी ने कहा। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की जो एक रणनीति है, सोशल इंजीनियरिंग की बात, हालांकि वंदना जी कह रही है ये शब्द आप लोग की तरफ से इजाद किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सबका साथ सबका विश्वास नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जाता है। और जिस तरह से आप लोग लगातार आरोप लगाते हैं दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी बीजेपी कहते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पर बीजेपी इन खास वर्गों पर फोकस कर रही है इस बार और ज्यादा।
पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बीजेपी किन मुद्दों पर फोकस कर रही है। बीजेपी तो इस हिंदुस्तान के बाजार में सिर्फ और सिर्फ एक नफरत का माहौल बना रही है, दो धर्मों का माहौल बना रही है, अराजकता का माहौल बनाकर, और सिर्फ 2 या 3 मुद्दों पर वो राजनीति कर रहे हैं। अगर इनको करना था कि 10 साल में इन्होंने क्या किया ये बताएं नरेंद्र मोदी जी, और अपने विकास के नाम पर वोट मांगे। अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी को कि महिलाओं को मध्य प्रदेश में बहुत सम्मान दिया। अरे 1 मुख्यमंत्री बने, 2 उप मुख्यमंत्री, 1 उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में महिला को बना देते, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष महिला को बना देते। मैं कांग्रेस पार्टी से आ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय इंदिरा गांधी जी को भारत की प्रधानमंत्री बनाया। महिला की बात करते हो तो आदरणीय सोनिया गांधी जी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही कई वर्षों तक, और जब विपक्ष में हम थे तो हमारी पहली नेता प्रतिपक्ष के रूप में आदरणीय जमुना देवी जी एक आदिवासी महिला बनी है। आपने किसको बनाया? मुझे एक नाम इस मध्य प्रदेश की धरा पर बता दीजिए जो मध्य प्रदेश नर्मदा मैया के नाम से जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ और मोदी की गारंटी क्या होती है? कौन विश्वास करेगा उस नरेंद्र मोदी की गारंटी को, जो कहते थे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो कहेंगे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपके और मेरे अकाउंट में क्या 15 लाख रुपए आ गए? बताइए, ये सब गारंटियां उन्होंने दी थी, आज कोई गारंटी पूरी नहीं हुई। वो प्रधानमंत्री जब एक महिला के साथ आपके ये जो आपकी जो बातें हैं बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी एक जमाना था जब कांग्रेस पार्टी में महिलाएं प्रतिनिधित्व करती थी और इंदिरा गांधी जी जैसे लोगों को प्रधानमंत्री बनाया जाता था। पर अब कांग्रेस पार्टी की जो कमान है वो जीतू पटवारी जी और राहुल गांधी जी जैसे अयोग्य लोगों के हाथ में चली गई है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस पुरुष मानसिकता के साथ आगे बढ़ रही है, और ये विकृत मानसिकता जो पुराने सदियों में चलती थी उसको वापस लेकर आ रही है। आप भारतीय जनता पार्टी के विषय में प्रश्न पूछने वाले होते कौन है? आप बताइए कि हमने जो अभी कैंडिडेट्स उतारे हैं, संध्या राय जी, लता वानखेड़े जी, हिमाद्री सिंह जी, भारती पारदी जी, संध्या ठाकुर जी, ये सब कौन है? ये महिलाएं ही तो है। आप लोगों की सूची में एक भी महिला क्यों नहीं? आप भारतीय जनता पार्टी की सूचियों का एनालिसिस करने में लग जाते हैं, अपने विषय में कोई जवाब नहीं देते। आपका जो ध्यान है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगता है ज्यादा आ गया है। थोड़ा सा अपनी पार्टी पर फोकस करिए और ये कोशिश करिए कि जो बची हुई सीटें हैं उसमें कम से कम 1 आध महिला प्रत्याशी उतार दे, वरना जनता का विश्वास तो आप वैसे भी खो चुके हैं, नारी शक्ति का विश्वास आप पूरी तरह से खो देंगे। राहुल जी देखिए, अगर आंकड़ों में जाए, आंकड़ों में तो अभी बीजेपी इसमें आ गए, क्योंकि जो 10 अनुसूचित जाति जनजाति की जो सुरक्षित सीटें उसमें से 4 महिलाओं को उसमें उम्मीदवार बनाया गया। तो यहाँ पर एक तीर से 2 निशाने हो रहे हैं। और दूसरी बात, सागर में संत रविदास मंदिर बनाने की भी शुरुआत भी की गई है। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह से आप लोग लगातार आरोप लगाते रहे दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, आदिवासी विरोधी, तो बीजेपी इस वही मैं कह रहा हूँ इस क्षेत्र में ज्यादा बेहतर काम करिए। अगर आप देखेंगे विधानसभा चुनाव में तो इसलिए बीजेपी गेन में रही है इन सभी सीटों में। पहली बात तो मैं फिर कह रहा हूं, भाजपा दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, आदिवासी विरोधी है और है। मैं डंके की चोट पर इस बात को कहता हूं, मगर पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा मेरी बात को आप पूर्ण होने दीजिएगा, बीच में भाजपा के प्रवक्ता को मत लाइएगा। मैं उस समय अपनी पूरी बात कर रहा था, आपने बीच में मैडम से बयान ले लिया। और पहली बात तो मैं ऑब्जेक्ट करता हूं, आप मेरे नेता राहुल गांधी जी को आयोग कहने वाली होती कौन है? हु आर यू? आयोग होंगे नरेंद्र मोदी, मोहन यादव, जेपी नड्डा। आज के बाद अगर आप डिबेट में आए तो हमारे नेता को योग्य और आयोग का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हमें नहीं चाहिए। वो आप अपने 20 साल का हिसाब दीजिए, मध्य प्रदेश में क्या करा, कितनी महिलाओं के लिए क्या करा। ये वो महिला मध्य प्रदेश है जो महिला अत्याचार में नंबर 1 है, बलात्कार में टॉप 5 में है। इस मध्य प्रदेश की आप क्या बात करती हैं? और भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादातर केसेस में आरोपी होते हैं। हम वो लोग हैं जिसने भोपाल की धरा पर भी महापौर महिला को बना के दिखाया और उनसे कार्य करा। आपने भी करवाया, लेकिन आज आपकी जो महापौर है भोपाल में वो गुमशुदा है, उनका पता नहीं है। जिस सांसद को एक महिला सांसद भोपाल से आपने चुनवाई थी, आपकी पार्टी ने टिकट दिया था, बताइए क्यों उनका टिकट काट दिया गया? वो भी महिला थी ना। आज आप जिस धरती पर खड़ी हो वहां से एक महिला का टिकट काट दिया, मुझे इसका भी जवाब दीजिए। दूसरी बात मुक्ता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, अभी मात्र 10 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हुए। अभी आप वेट करिए, जब पूरी 29 सीटें आएगी तो उसमें सबको समान रूप से टिकट वितरण होगा, सभी जातियों को, सभी आरक्षण के अनुसार, और सभी महिलाओं को, पुरुषों को, सबको दिया जाएगा। ये बहुत बातें करते हैं पिछड़े वर्ग की। मुझे बताओ केपी यादव जी, आज मुझे उनसे सिंपैथी है, गुना के सांसद जो 5 वर्षों तक थे और अपने आप को भाजपा में असहाय महसूस कर रहे थे, तो यादव मुख्यमंत्री बनाने वाली उस मोहन यादव को बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय केपी यादव जी का टिकट
टिकट गुना की धरती से क्यों काटा? मुझे बताइए केपी यादव जी को क्या जिम्मेदारी दी जा रही है? ये क्या रीजन था कि एक पिछड़ा वर्ग के यादव के श्री कृष्ण के वंशज केपी यादव जी का टिकट कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति के लिए काट दिया गया? तो अब कांग्रेस से जो लोग आएंगे उनके टिकट हो जाएंगे और भाजपा के लोगों को आप लोग बाय बाय कर देंगे। ये दो प्रश्नों का आप मेरा जवाब दीजिए। तीसरी बात, जो मोदी की गारंटी की आप बार बार बात कर रहे हैं, मोदी की गारंटी पर किसी को कोई विश्वास नहीं है। भारतवर्ष की जनता जिस तरह से दक्षिण भारत के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अंडा, जीरो और शिफर पर है, ऐसे ही देश में उसका हाल होने जा रहा है। जो हाल पंजाब में है, जो कर्नाटक में है, जो तेलंगाना में है, इसी तरह का रिजल्ट इस बार पूरे देश में आने वाला है। और भाजपा के लोग अहंकार में नहीं रहे। मध्य प्रदेश में एक आखिरी 30 सेकंड, जिस लाडली बहना की आप बात कर रहे हो, मुझे बताओ कि 3,000 रुपए हमारी लाडली बहनों को कब मिलेंगे? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शिवराज जी की यह घोषणा थी। आप एक महिला हैं वंदना जी, मैं आपसे प्रश्न करता हूं और हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि इस महीने से चालू कर दीजिए मेरी बहनों के लिए 3,000 रुपए महीना उनके अकाउंट में जाने लगे। इस प्रश्न का जरूर जवाब दीजिएगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल हैं आपके वंदना जी, जवाब तो आप जरूर दीजिएगा जो भी सवाल पूछा है यहाँ पर राहुल जी ने। लेकिन देखिए, पिछले अगर हम देखें, पिछले शिवराज सरकार के समय कुछ कांड हुए थे जिसके चक्कर में कहीं ना कहीं सरकार को कुछ यहाँ पर बैकफुट में थी। हालांकि हमने देखा, वो तस्वीर भी देखी जब शिवराज सिंह चौहान ने जब पैर भी धोए थे। और उसके बाद अभी जो नया नेतृत्व है, क्या जिस तरह से अभी जो एक कवायद की जा रही है, एक बेहतर पहल की जा रही है सोशल इंजीनियरिंग को लेकर, सागर में संत रविदास मंदिर का निर्माण वहां पर किया जा रहा है, क्या वो जो सब एक धुंधली यादें थी जो कहीं ना कहीं एक बीजेपी जिससे बैकफुट में थी, उन सब धुंधली यादों को खत्म करके नेतृत्व यहाँ पर जो नया नेतृत्व है, ये सभी को साथ लेकर चलकर और इसका असर लोकसभा चुनाव में होगा? जो एक कोशिश की जा रही, जो एक प्रयास किया जा रहा है, इसका एक बेहतर परिणाम आएगा? देखिए, पहले तो मैं अपने भाई कांग्रेस के प्रवक्ता जी की उत्तेजना का कारण नहीं समझ पा रही हूँ। मैं पूरी डिबेट देख रही हूँ, सुन रही हूँ। इसमें मुझे कांग्रेस के विषय में ये एक बार भी बात करते हुए नहीं देखे। तो इसका मतलब कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं बचे हैं, चर्चा के विषय नहीं बचे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ही महिमा मंडन करते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है तो चर्चा का विषय भारतीय जनता पार्टी ही होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आप पूछ रहे हैं हु आर यू, सो आई एम अ वोटर, आई विल आस्क। मैं एक वोटर हूँ, मैं पूछूंगी। नहीं, आप वोटर हैं तो राहुल गांधी जी को अयोग्य नहीं कहेंगे मैडम। आप राहुल गांधी जी को अयोग्य नहीं कहेंगे, आप वोटर हैं तो। राहुल जी इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप नरेंद्र मोदी का अयोग्य कहिए, आप मोहन यादव को कहिए पहले। हम नहीं होते, हम बिल्कुल नहीं होते। लेकिन आप नरेंद्र मोदी जी, मोहन यादव जी, भोपाल के भोपाल की सांसद और जनप्रतिनिधियों माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इतना सा सम्मान तो दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं आप राहुल गांधी बोल रही हैं। आप राहुल जी बोलिए, मैं नरेंद्र जी बोलूंगा। आप राहुल गांधी बोलेंगी तो मैं नरेंद्र मोदी बोलूंगा। थोड़ा सा सम्मान दे सकते हैं। आप राहुल गांधी जी बोलिए ना, आप क्यों नहीं सम्मान दे रही हैं? आप भारत के राहुल गांधी जी बोला था। हाँ, तो मैं भी नरेंद्र मोदी जी बोलूंगा। ठीक है, आप राहुल जी बोलेंगे, मैं जो मैं समय का में कुछ और चर्चा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री भी बनेंगे, चिंता मत करिए। इस भारतवर्ष की धरती पर प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे, वो दिन भी आएगा, देखते जाइए। राहुल शैली की मर्यादा आती नहीं है और आप लोगों से उम्मीद भी नहीं करते। आपका ये स्वप्न कभी पूरा नहीं करेगी भारत की जनता, चिंता मत करिए। ये स्वप्न आप देखते रहिए और ये स्वप्न आपके हकीकत में कभी परिवर्तित नहीं होंगे। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के विषय में आ जाती हूँ, क्योंकि कांग्रेस तो विषय भ्रम फैलाने में वैसे भी आजकल माहिर हो चुकी है, उनके पास कोई मुद्दे बच्चे नहीं है। देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हमने हर बार बोला है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हम वो पूरा भी करते आए हैं। संत रविदास जी का मंदिर बनवाया, अवश्य बनवाया, हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हम सब धर्म को। आप ये प्रज्ञा ठाकुर जी के विषय में प्रश्न पूछने वाले जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, मुझे आप पहले प्रति प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपकी सूची में एक भी महिला क्यों नहीं है? दीजिए उत्तर। दूंगा मैं। आप ये उत्तर क्यों नहीं दे रहे? इससे क्यों बच रहे हैं? आपके ऊपर जब प्रश्न चिन्ह लगता है तो पतली गली से बच के निकल लेते हैं, और हम पे प्रश्न चिन्ह, हमने तो प्रज्ञा ठाकुर जी को मौका दिया ना, आपने क्यों नहीं दिया? अब केपी यादव जी के विषय में भी बता दें। तो केपी यादव जी के विषय में आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है?
आपकी पार्टी के नेता है, हमारी पार्टी का संगठन उनकी चिंता करेगा। आप कौन होते हैं चिंता करने वाले? आपकी पार्टी का विषय क्या? आप अपनी पार्टी की चिंता करिए और आप जीतू पटवारी जी से बोलिए, मेरी तरफ से एक विनम्र विनती करिएगा कि कम से कम जितनी हमने कैंडिडेट्स उतारे उतनी महिला कैंडिडेट्स उतारे तो कांग्रेस अपना सम्मान बचा पाएगी, वरना नारी शक्ति तो कांग्रेस को सिरे से खारिज करेगी इस बार। और जितने भी महिलाओं के वोट्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगे। और इस आप जो कह रहे हैं ना महिला को टिकट काटा, इस भोपाल की जमीन पर खड़े होकर मैं ये बात कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस भोपाल में करारी हार का सामना करेगी और हर ठीक है, चलिए समय का मैं जवाब ले राहुल जी। देखिए, अगर देखें पिछले पहले एक समय था जब जहां पर आदिवासी हैं और जो दलित समुदाय है वो एक आपका कोर वोटर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे छिटकते जा रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी के पास जाते जा रहा है। तो बीजेपी की जो ये रणनीति है कहीं ना कहीं इसमें काम तो आ रही है ना। विधानसभा चुनाव के अगर आप रिजल्ट के आंकड़े देख लेंगे, अच्छी खासी भारी बहुमत से बीजेपी जीती 2 बार से 2014 2019 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बन रही है अकेले दम पर बीजेपी पूर्ण बहुमत में। तो जो कोर वोटर रहा एक जमाने में वो आपसे बिछड़ता जा रहा है, आपसे छिटकता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उनको अपने पाले में लाने में या उनको साथ रखने में नाकाम साबित हो रही है। कभी कहीं कोई कांग्रेस नाकाम नहीं हो रही। आप मेरी बात समझ लीजिए, युद्ध में योद्धा वो होता है जो हार कर भी लड़ता है और जीत कर भी लड़ता है। तो हमारे नेता राहुल गांधी जी वो नेता है जो 10 वर्षों में कई राज्यों में हार के बाद भी आज उस ताकत से खड़े हैं योद्धा के रूप में और लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और जाति जनगणना की बात कर रहे हैं ताकि पिछड़ों को, आदिवासी, दलितों को उनका अधिकार मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, वो जाति जनगणना पे तो बात करती नहीं है, लेकिन जब रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाती है या द्रौपदी मैडम को राष्ट्रपति बनाती है तो आदिवासी और दलितों में बखान करती है। झाबुआ आकर नरेंद्र मोदी जी बड़े प्रणाम करते हैं और बिरसा मुंडा जी को और रविदास जी को सागर में प्रणाम करते हैं। अरे भैया सीधे सीधे फालतूरा गिनती चालू करो। जाति जनगणना पर भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के साथ आए और देश में गिनती कराए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उंगली को सीधे सीधे पकड़े। दूसरा मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी का एक बात का जवाब देना चाहता हूं, आप अहंकार मत दिखाओ। भारत की जनता आपकी गुलाम नहीं है और भोपाल की धरती पर कांग्रेस पार्टी का सांसद बनने जा रहा है आलोक शर्मा। ठीक है मुक्ता जी, लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। देखिए, जिस तरह से बीजेपी इस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, क्या ये रणनीति बीजेपी की कारगर साबित होने वाली, इसका फायदा मिलेगा लोकसभा चुनाव में? संक्षेप में मुक्ता जी। जी, फैलाना बंद कीजिए। बिल्कुल, देखिए भागीरथ जी, जैसे मैंने कहा था सोशल इंजीनियरिंग की बात कांग्रेस ने ही शुरू की थी, लेकिन अब लग रहा है कि बीजेपी उसको फॉलो कर रही है और इस बार के लोकसभा में जिस तरह से महिलाओं को टिकट दिया गया, सारी जाति समीकरण को साधने की कोशिश की गई है, तो इसका फायदा हम लोकसभा चुनाव में देख सकते हैं। बिल्कुल। और उसके साथ जो इश्यूज हैं, देखिए राम मंदिर का इशू है, बहुत बड़ा इशू है, जनता की आस्था का सवाल है, उससे जो है जनता जुड़ी हुई है, वो भी बीजेपी को फायदा करेगी। जी बिल्कुल मुक्ता जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, वंदना जी, राहुल जी और मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी एक खास रणनीति के तहत यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग का एक फॉर्मूला अपना रही है और सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है, देखना होगा इसका असर कितना होगा। और जिस तरह से कांग्रेस जातीय जनगणना की बात करती है, इससे कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये देखना होगा, जनता में इसका असर क्या जाता है और लोकसभा चुनाव में किसको कितना फायदा होता है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।